सुप्रभात। आप सभी को सुप्रभात। आज हम लोग पढ़ेंगे जो शाकंभरी का चौहान या चहमान राजवंश है उसके विषय में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। जिसको आप लोग चौहान राजवंश के नाम से जानते हैं, चौहान शासकों के नाम से जानते हैं। तो इन्हीं शासकों के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे जो आप लोग की जो जुबान पे रटा हुआ नाम है वो है पृथ्वीराज तृतीय अर्थात पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। तो वो इसी शाकंभरी का जो शाकंभरी का क्षेत्र है उसी के ये जो शासक है चहमान या चौहान राजवंश, उसी में से जो चौहान राज का ही एक शासक हुआ था पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान, जिसे आप लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन और भी बहुत से शासक हैं इसमें जिनके विषय में हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जो ये शाकंभरी का चहमान राजवंश है या चौहान राजवंश, इसकी जो स्थापना है वह वासुदेव नामक एक व्यक्ति ने किया था। वासुदेव, ठीक है। जो चहमान राजवंश है अर्थात जो चौहान राजवंश है शाकंभरी का, इसकी स्थापना वासुदेव नामक व्यक्ति ने किया था, ठीक है। 551 ईस्वी में वासुदेव नामक व्यक्ति ने किया था 551 ईस्वी में। इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वह अहिच्छत्र या अहिच्छत्रपुर, इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी अहिच्छत्र या अहिच्छत्रपुर। इसके बाद जो इनकी राजधानी बनी थी वह बनी थी अजमेर, जो वर्तमान में राजस्थान में सभी लोग आप अजमेर जानते हैं, ठीक है। तो जो राजस्थान का अजमेर है वो बाद में इनकी जो राजधानी बनी चौहानों की वह बनी अजमेर, ठीक है। अजमेर को जो बसाया था वो अजय राज शासक ने बसाया था, ठीक है। अजय राज अजय मेरू भी नाम इसका मिलता है, जो अजमेर है इसका अजय मेरू भी नाम मिलता है। तो इसको जो बसाया था वो अजय राज शासक ने बसाया था, चहमान शासक अजय राज ने बसाया था। यह जो क्षेत्र है, ये जो शाकंभरी का क्षेत्र है, ठीक, इसे जांगल देश भी कहा जाता है। मतलब जो चौहानों की उत्पत्ति हुई, जो चौहान शुरू में आगे बढ़े, तो ये कहते हैं कि जांगल एक देश था, उस क्षेत्र में ही चौहानों का उद्भव हुआ, ठीक है। और इसी क्षेत्र के आसपास के ही क्षेत्र को सपाद लक्ष्य भी कहा जाता है, सपाद लक्ष्य, ठीक है। दोनों के मीनिंग अभी हम आपको बताते हैं कि जांगल देश का पर्याय क्या है और सपाद लक्ष्य का क्या मतलब है। तो ध्यान रखिए, सपाद लक्ष्य जो नाम है वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है। कई बार आपके जो ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, उसमें ये पूछ लिया गया है, ठीक है, कि सपाद लक्ष्य का जो क्षेत्र है यह किसके अंतर्गत आता था, ठीक है। यह किन शासकों से संदर्भित है, किस राजवंश के शासक। तो ये आपके शाकंभरी के चहमान राजवंश है, ठीक है, या चौहान राजवंश। जो सपाद लक्ष्य है, सपाद लक्ष्य का जो शाब्दिक अर्थ बताया गया है वह है 1.25 लाख, अर्थात उस युग में जो 1.25 लाख गांवों का, अर्थात उस युग में अर्थात तत्कालीन समय में 1.25 लाख गांवों वाले क्षेत्र समूह को जब संयुक्त रूप से पुकारा जाता था तो सपाद लक्ष्य के नाम से पुकारा जाता था, ठीक है। कहने का मतलब जो 1.25 लाख के गांवों को का जो समूह था उसी को सपाद लक्ष्य कहा गया है, ठीक है। इसी के अंतर्गत जैसे आप जोड़ते हैं जो सांभर, राजस्थान का जो वर्तमान सांभर है, ठीक है, वह इसी से संदर्भित है। जो वर्तमान राजस्थान का सांभर है, ठीक है, वह इसी क्षेत्र से संदर्भित है। लिखा हुआ है स्वयंभर अथवा शाकंभर या सांभर
अर्थात सपाद लक्ष्य के उल्लेख से स्पष्ट है कि सपाद लक्ष्य सांभर का विश्लेषण था। ठीक है, विशुद्धानंद पाठक लिखते हैं कि यह जो सपाद लक्ष्य है यह सांभर का भी एक प्रकार से विश्लेषण था, जो कालांतर में जो सांभर झील है इस नाम में परिवर्तित हो गया। देखिए, जो सांभर झील है, ठीक है, शायद खारे पानी के लिए जानी जाती है, तो वो नाम कहीं ना कहीं ये जो सपाद लक्ष्य है इसी से जुड़ा हुआ नाम है। ठीक है, इसके बाद जो जांगल देश आता है, तो जांगल देश की परिभाषा संस्कृत कोश के अनुसार विशुद्धानंद पाठक बताते हैं अपनी किताब उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास में, उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास में बताते हैं कि जहां आकाश निर्मेघ रहता हो, घास कम उगती हो, ठीक है, घास कम उगती हो, तेज हवाएं बहती हो, भीषण गर्मी होती हो, किंतु पानी बरस जाने पर काफी अनाज पैदा होता हो, एक प्रकार से इसे हवाओं का देश भी कह सकते हैं। अर्थात जहां पर ये सारी चीजें हैं उसी को जांगल देश कहा गया है। ठीक है, जांगल देश। तो आपको केवल परिभाषा याद रहे या न रहे, ठीक है, लेकिन सपाद लक्ष्य का अर्थ याद रखिए कि 1.25 लाख गांव के क्षेत्रों का समूह था। ठीक है, और ये चौहान शासकों के संदर्भ में खास करके प्रयोग हुआ है शब्द। ठीक है, उत्पत्ति जो इस राजवंश की है, जो चौहान राजवंश की उत्पत्ति की बात है, तो उसको हम आपको पहले भी कई क्लासों में पढ़ाए हैं। खास करके जब गुर्जर प्रतिहार को बता रहे थे तब भी मैंने बताया था, और जब आपको राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत हमने पढ़ाया, जब राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत हमने जो पढ़ाया था, तो वो चहमान शासकों के संदर्भ में भी लागू होता है। ठीक है, तो उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं पढ़ी है वो YouTube चैनल पर जा करके, हमारे YouTube चैनल पर जा करके उसको पढ़ सकते हैं, फिर से देख सकते हैं। ठीक है, उस क्लास को। तो उत्पत्ति का सिद्धांत वही है जो राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत बताया गया, वो जो चहमान शासक हैं उनके संदर्भ में भी लागू होता है। ठीक है, अग्निकुंड की बात इनके संदर्भ में भी कही गई। हमने पहले भी बताया था कि जो चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो है उसमें बताया गया है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है, वो अग्निकुंड से हुई है। और इसमें जो 4 प्रमुख राजवंश हैं वो गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, पहला गुर्जर प्रतिहार, दूसरा है परमार, तीसरा है चालुक्य और चौथा है चहमान अर्थात चौहान। ठीक है, तो ये आपके वही चौहान चहमान है। तो उस बात को भी, अग्निकुंड सिद्धांत को भी दोहराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इनको चंद्रवंशी, सूर्यवंशी इन्हें भी कहा गया, चहमान शासकों को भी कहा गया है। ठीक है, विदेशी सिद्धांत की जो बात राजपूतों के संदर्भ में की गई थी कि सक्सिथियन की उत्पत्ति है, तो इन्हें भी जोड़ा गया है उनसे, सक्सिथियन जाति से। और ये भी किसके सामंत थे? प्रतिहारों के सामंत थे। जिस प्रकार से चंदेल गहलवाल उनके सामंत रहे हैं प्रतिहारों के, उसी प्रकार से चहमान भी इनके सामंत थे प्रतिहारों के। ठीक है, चहमान भी प्रतिहारों के सामंत थे। अब इनके इतिहास को जानने के क्या क्या साधन है उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो 3 प्रकार के ही स्रोतों की बात आती है, पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है अवलिखित स्रोत और तीसरा है मुस्लिम लेखक की ग्रंथ। ठीक है, या उनकी बातें। तो पहला जो साहित्यिक स्रोत है, इसमें जो नाम आता है जयानक भट्ट द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय। ठीक है, जयानक भट्ट द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय। ठीक है, चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो। ठीक है, जो ये ध्यान रखना। ठीक है, कई बार आपके सवाल एग्जाम में आएंगे जब कभी आपको वह विकल्पी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स लिखेंगे,
तो पृथ्वीराज रासो और चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय दोनों को ध्यान रखना कि अलग अलग कृतियां हैं, ठीक है, अलग अलग रचनाएं हैं, अलग अलग लेखक हैं, ठीक है। तो जो जयानक भट्ट द्वारा रचित है पृथ्वीराज रासो, इससे चौहान राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। जयचंद का हमीर महाकाव्य है, इससे भी चौहान राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। और चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, इससे तो जानकारी मिलती, ये पृथ्वीराज तृतीय के राज दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने पृथ्वीराज, जो चंद्रबरदाई हैं, ये पृथ्वीराज तृतीय अर्थात पृथ्वीराज चौहान के राज कवि थे और इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा, पृथ्वीराज रासो लिखा, ठीक है, जिसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। इसी वंश का एक शासक हुआ है जो सबसे महानतम शासक है, वह है बिग्राराज चतुर्थ, ठीक है, जिसे बीसल देवराज कहते हैं, बीसल राज भी कहते हैं। तो ये एक विद्वान भी थे, तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, नाटक हरिकेलिका नाटक, ठीक है, इन्होंने एक नाटक लिखा हरिकेलिका नाटक। तो उससे भी जानकारी मिलती है इस राजवंश के विषय में। इन्हीं के एक दरबारी कवि थे सोमदेव, जिन्होंने ललित विग्रह राज नाम से नाटक लिखा, इससे भी चौहान राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है। और एक चंद्रशेखर का ग्रंथ है सुरजन चरित, एक चंद्रशेखर का ग्रंथ है सुरजन चरित, इससे भी जानकारी मिलती है। और इसके बाद जो अवलिखीय स्रोत हैं, इसके बाद जो अवलिखीय स्रोत हैं, उसमें जो नाम मिलता है वो विग्रहराज द्वितीय का एक अभिलेख है, हर्ष पस्तर अभिलेख। विग्रहराज द्वितीय का एक अभिलेख है, हर्ष पस्तर अभिलेख। तो उसमें क्या है कि ये जो चौहान शासक हैं प्रारंभिक, उनकी वंशावली थोड़ा सा मिलती है, ठीक है। तो प्रारंभिक इतिहास उसमें मिलता है, जो विग्रहराज द्वितीय का हर्ष पस्तर अभिलेख है, कह सकते हैं चौहानों का प्रारंभिक इतिहास उसमें मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है वह चहमान शासक सोमेश्वर है। चहमान शासक या चौहान शासक सोमेश्वर का बिजौलिया अभिलेख है, ठीक है, बिजौलिया अभिलेख है, जिसमें जो चौहान शासक हैं खास करके पृथ्वीराज तृतीय से पहले के, उनकी पूरी वंशावली इसमें मिलती है और उनकी राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों की भी जानकारी मिलती है, ठीक है, जो बिजौलिया अभिलेख है। इसके बाद एक और अभिलेख की बात आई है, दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख, ठीक है। संभवतः इसी अभिलेख को कुतुबुद्दीन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था कि दिल्ली में स्थापित करवाया था, ठीक है। ये जो टोपरा कहाँ कोई गांव था उसी पर है, ठीक, जो अशोक का स्तंभ लेख। तो ये शायद संभवतः उसी स्तंभ लेख के संदर्भ में बात की गई है, ठीक। तो दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख से भी इसके विषय में जानकारी मिलती है चौहानों के विषय में। जो तीसरे जो प्रकार की साधन है हमें इतिहास जानने के, उसमें आते हैं मुस्लिम इतिहास लेखक और उनके ग्रंथ, ठीक है। तो मुस्लिम इतिहास लेखक जो हैं उसमें जो नाम मिलता है अलवर्नी का मिलता है, अलविरनी, ठीक है। तो अलवर्नी की किताब जरूर आप लोग ध्यान रखें, तहकीक हिंद या किताबुल हिंद या भारत की खोज, कई नामों से जाना जाता है उस किताब को। अलवर्नी की जो किताब है उसको तहकीक हिंद, किताबुल हिंद या भारत की खोज, तो इन नामों से जाना जाता है, ठीक। तो उस नाम ध्यान रखिए थोड़ा सा, अलवर्नी के द्वारा भी जानकारी मिलती है। एक इतिहासकार थे उतबी, उससे भी जानकारी मिलती है। और दिल्ली सल्तनत के एक इतिहासकार थे हसन निजामी,
उनके ग्रंथ से भी जानकारी मिलती है। और मिन्हाज सिराज के ये भी दिल्ली सल्तनत के इतिहासकार हैं, इनसे भी जानकारी मिलती है। मिन्हाज सिराज के ग्रंथ से भी जानकारी मिलती है। हसन निजामी की रचना है ताजुल मासिर, और मिन्हाज सिराज की है तबकात नासरी। ठीक है, फरिश्ता के ग्रंथ से भी जानकारी मिलती है। फरिश्ता का ग्रंथ है तारीख फरिश्ता। ठीक है, तो इन सब स्रोतों से चौहान शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। अब आते हैं, थोड़ा सा संक्षिप्त में बात करते हैं कि कौन कौन से शासक हुए। जल्दी जल्दी मैं आपको नाम बताता हूं। ठीक है, तो जो आपको ध्यान रखना है, इसके जो संस्थापक हैं, इस जो शाकंभरी के जो चौहान हैं या चौहान हैं, इसके जो संस्थापक हैं वो वासुदेव हैं। ठीक है, ये नाम ध्यान रखना है। इसके बाद शासक बने हैं सामंतराज, नरदेव, जयराज या अजयराज। तो अजयराज का नाम ध्यान रखिए, क्योंकि अजयराज ने अजमेर को बसाया था और अजमेर के किले को बसाया था। ठीक है, या नगर को बसाया था, तो उसको ध्यान रखिए। फिर इसके बाद वासुदेव महत्वपूर्ण है और अजयराज महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर बिग्राराज प्रथम हुए, फिर चंद्रराज प्रथम हुए, फिर गोपेंद्र राज हुए प्रथम, फिर दुर्लभ राज प्रथम हुए। दुर्लभ राज के बाद गबूक हुआ, गबूक प्रथम हुआ, फिर चंद्रराज द्वितीय हुआ, फिर गबूक द्वितीय हुआ, फिर चंदन राज हुआ, फिर चंदन राज के बाद वाकपत्ति राज हुआ, फिर सिंह राज या सिंध राज हुआ, जिसने जो सिंध राज है, ठीक है, इसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। जो सिंध राज या सिंह राज है, इसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। और इससे पहले वाकपत्ति राज शासक हुआ था, जिसने सर्वप्रथम महाराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, जिसने वाकपत्य राज हुआ, जिसने सर्वप्रथम महाराज की उपाधि धारण की। वाकपत्य राज हुआ जिसने सर्वप्रथम महाराज की उपाधि धारण की। इसके बाद सिंध राज शासक हुआ। इसके बाद सिंधराज शासक हुआ सिद्धराज। इसके बाद सिद्धराज शासक हुआ या सिंहराज शासक हुआ, जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। ठीक है, इसके बाद गद्दी पे जो बैठे वो बिग्राराज द्वितीय बैठे। फिर इनके बाद दुर्लभ राज द्वितीय गद्दी पे बैठा। फिर दुर्लभ राज के बाद गोविंद द्वितीय गद्दी पर बैठा। गोविंद द्वितीय के बाद वाकपत्ति राज द्वितीय गद्दी पर बैठा। फिर दुर्लभ राज तृतीय गद्दी पर बैठा। ठीक है, दुर्लभ राज तृतीय गद्दी पर बैठा। इसके विषय में कहते हैं कि गुर्जर नरेशों को इसने जंजीरों में बांधकर अजमेर लाया तथा उसे बाजार में दही बेचने पर मजबूर किया। जो दुर्लभ राज तृतीय है, इसके विषय में कहते हैं कि इसने गुर्जर नरेशों को जंजीर में बांधकर अजमेर लेके आया। ठीक है, उसके बाद उसे बाजार में दही बेचने पे मजबूर किया। ठीक है, जैसे एक प्रकार से जब आप राष्ट्रकूट को पढ़ेंगे तो वहां पे एक शासक हुआ है गोविंद तृतीय। तो गोविंद तृतीय क्या किया था कि वो संभवतः श्रीलंका के किस विदेशी शासक को जब पराजित करता है तो उनको पकड़ करके लेके आता है अपने क्षेत्र में। ठीक है, और फिर उनकी मूर्तियां भी मतलब लगवाता है द्वारपाल इस तरीके से। तो उसी प्रकार से दुर्लभ राज ने भी क्या कह सकते हैं कि दुर्लभ राज जो तृतीय है वो गुर्जर नरेशों को जंजीर में बांध करके लेके आया और फिर दही बेचने पे मजबूर किया बाजार में। ठीक, दुर्लभ राज तृतीय के बाद गद्दी पर जब इसका भाई बैठा वो बिग्राराज तृतीय बैठा। फिर इसके बाद बिग्राराज तृतीय के बाद जो गद्दी पर बैठा वो पृथ्वीराज प्रथम बैठा, जिसने परम भट्टारक, महाराज धीराज एवं परमेश्वर की उपाधि धारण की। बिग्राराज तृतीय का जो पुत्र हुआ पृथ्वीराज प्रथम, जिसने परम भट्टारक, महाराज धीराज एवं परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसके बाद जो इसका पुत्र हुआ वो अजय राज हुआ। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि इसका जो पुत्र हुआ वो अजय राज हुआ। अजय राज का जो पुत्र हुआ, ठीक है, ये अजय राज और एक अजय राज उससे पहले भी चर्चा हुई है। ठीक है, तो ये अजय राज हुआ, पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र अजय राज हुआ। अजय राज का पुत्र हुआ अर्णोराज। ठीक है, इसके बाद जो अजय राज का पुत्र हुआ वो अर्णोराज हुआ। और अर्णोराज के बाद पुत्र जो शासक बैठा गद्दी पर, ठीक है, पुत्र नहीं है इसका,
तो जो अर्णोराज के बाद गद्दी पर बैठा, ठीक है, जो अर्णोराज के बाद गद्दी पर बैठा वो बिग्राराज चतुर्थ या बीसल राज, ठीक है, जो आपको सिलेबस में पढ़ना है अभी। तो बिग्राराज चतुर्थ गद्दी पर बैठा, इसके बाद जो है पृथ्वीराज द्वितीय गद्दी पर बैठा, फिर जो है सोमेश्वर गद्दी पर बैठा, फिर सोमेश्वर के बाद जो है पृथ्वीराज तृतीय गद्दी पर बैठा, जिसे पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसका मोहम्मद गौरी के साथ प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ था। और इसके बाद जो गद्दी पर नाम मिलता है बैठने का, ठीक है, अजमेर का शासक जो बनने की बात आती है वो गोविंद राज, इसी का लड़का है, ठीक है, ये अंतिम शासक कह सकते हैं। तो पृथ्वीराज तृतीय को भी यदि नाम मिलता है तो उसको ध्यान रखिए, या फिर गोविंद राज को भी। तो ये संक्षिप्त मतलब क्या क्या नाम है और क्या क्या मतलब कौन से इस राजवंश के इतिहास मतलब शासक हैं, उनके नामों को हमने जाना, ठीक है, उनके नामों को हमने जाना। ये हम आपको भेज देंगे, ये पेज जो है आपको फोटो भेज देंगे, ठीक है, ग्रुप में। तो अब हम लोग पढ़ते हैं बिग्राराज चतुर्थ के विषय में। बिग्राराज चतुर्थ ने क्या क्या महान कार्य किए, ठीक है, और कैसे उन्होंने अपने साम्राज्य को बनाए रखा, कैसे अपने साम्राज्य को फैलाया, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पृथ्वीराज तृतीय को पढ़ेंगे। तो इसमें जो बात आती है बिग्राराज चतुर्थ की विषय में, तो इनकी आती है दिल्ली विजय, ठीक है, दिल्ली विजय। दिल्ली विजय के विषय में कहते हैं कि इन्होंने दिल्ली, उस समय दिल्ली नाम नहीं मिलता है, ठीक है, जब बिग्राराज के समय चतुर्थ की बात हो रही है, इनका जो कार्यकाल है बिग्राराज चतुर्थ का वो है 1153 से 1163 ईस्वी, ध्यान रखिए, 1153 से 1163 ईस्वी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि दिल्ली पर अधिकार किया, लेकिन उस समय दिल्ली का नाम दिल्ली नहीं था, ठीक है, दिल्लिका मिलता है और योगिनीपुरा मिलता है, ठीक है, दिल्लिका और योगिनीपुरा। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो ये दिल्ली था उसमें किसका शासक था, योगिनीपुरा पे किसका शासक था, तोमर शासकों का था, जिसमें किसी तंवर नाम के शासक का भी नाम मिलता है, ठीक है, तंवर नाम का कहते हैं कि राजा था, उसी को इन्होंने पराजित किया जो बिग्राराज चतुर्थ थे, और फिर दिल्ली पर अधिकार किया, अर्थात दिल्ली का क्षेत्र को अपने राज्य का हिस्सा बनाया, ठीक है। ये जो बिग्राराज चतुर्थ जब शासक बना तो इसने क्या किया था कि इनके और भी कई भाई थे, तो उन सबको मार करके ये शासक बना था, मतलब उन सबको दबा करके मार करके उनकी हत्याएं करके ये शासक बना था, ठीक।